द कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। आज इस कहानी को हम शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं इस कहानी को। साइरेकस और एफेसस दो परस्पर पड़ोसी देश थे, लेकिन उन्हें अनेक मतभेदों के कारण दोनों देशों के राजा कट्टर शत्रु थे। किसी एक देश का नागरिक दूसरे देश में प्रविष्ट न हो, इसके लिए उन्होंने बड़ा सख्त कानून लागू कर रखा था। इसके अंतर्गत यदि साइरेकस का कोई नागरिक एफेसस की सीमा में मिल जाता था तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता था। जुर्माना न भरने की स्थिति में उस नागरिक का सिर काट दिया जाता था। इसलिए लोग सीमा पार करते हुए डरते थे, लेकिन जो इस कानून को नहीं जानते थे उन्हें इसका दंड भुगतना पड़ता था। साइरेकस में एजियन नामक एक व्यापारी रहता था। एक बार वह एफेसस में घूमते हुए पकड़ा गया। एफेसस के कानून के अनुसार उसे जुर्माना भरना था, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः अंतिम निर्णय के लिए उसे राजा के सामने पेश किया गया। महाराज, यह व्यक्ति साइरेकस का रहने वाला है। इसे हमने महल के पास पकड़ा है, परंतु जुर्माना भरने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। अब आप ही बताएं, इसे क्या दंड देना है? नगर कोतवाल ने सिर झुकाकर प्रश्न किया। राजा ने एजियन को संबोधित करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एजियन, उसने सपाट स्वर में कहा, तुम पर लगाए गए आरोप सही है। क्या तुम नहीं जानते थे कि साइरेकस के लोगों पर एफेसस में आने की सख्त पाबंदी है? राजा ने पुनः प्रश्न किया। जी हाँ, मुझे यहाँ के कानून के बारे में पता था, वह निडर होकर बोला। फिर भी तुमने ऐसा अपराध किया? एजियन, कानून के अनुसार इस अपराध के लिए तुम या तो जुर्माना भरो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने अपना निर्णय सुना दिया। व्यापारी करुण स्वर में बोला, महाराज, जितनी जल्दी हो सके आप मुझे मृत्युदंड दे दें, जिससे मैं सदा के लिए इस दुखी जीवन को त्याग सकूं। मैं अब और जीना नहीं चाहता। एजियन की बात सुनकर राजा आश्चर्य से भर उठा। आज तक उसके सामने जितने भी अपराधी आए थे, सभी ने कोई न कोई बहाना बनाकर दंड न देने की प्रार्थना की थी, लेकिन यह पहला व्यक्ति था जो अपने मुंह से दंड देने की बात कर रहा था। उसकी आंखों में दूर दूर तक भय का नामो निशान नहीं था। राजा आश्चर्य प्रकट करते हुए बोला, एजियन, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण तुम मौत को भी स्वीकार करने से पीछे नहीं हट रहे? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। महाराज, आप मेरे बारे में जानकर क्या करेंगे? मेरी कहानी इतनी दुख भरी है कि उसे सुनकर आपका मन भी कांप उठेगा। इसलिए बिना विलंब किए मुझे दंडित करें। एजियन दुखी स्वर में बोला। अब तो राजा के मन में उसके बारे में जानने की इच्छा और भी बलवती हो उठी। उसने दरबारियों की ओर देखा। वे भी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। उन्होंने पहली बार ऐसा निडर व्यक्ति देखा था जो स्वयं मृत्यु मांग रहा था। अतः राजा पुनः बोला, एजियन, तुम निसंकोच अपनी बात कहो। तुम्हारी कहानी सुने बिना हम तुम्हें कदापि दंडित नहीं कर सकते। तब एजियन अपनी कहानी सुनाने लगा। एजियन के पिता साइरेकस के एक धनी व्यापारी थे। उनका व्यापार कई देशों में फैला था। उनकी मृत्यु के बाद एजियन ने उनका सारा व्यापार संभाल लिया। एक बार व्यापार के सिलसिले में उसे विदेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसने अपनी पत्नी को साथ लिया और माल से भरे जहाज के साथ अपिडैमनम नामक नगर में पहुंच गया। वह नगर उसे खूब रास आया। कुछ ही दिनों में उसका सारा माल बिक गया और उसके पास खूब धन जमा हो गया। उसने वापस लौटने का विचार त्याग दिया और पत्नी के साथ वहीं रहने लगा। उसकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद उसने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। दोनों बच्चे रंग, रूप और आकार में बिल्कुल एक जैसे थे। उनमें अंतर करना एजियन और उसकी पत्नी के लिए भी बहुत कठिन था। उसके पड़ोस में एक गरीब स्त्री रहती थी। जिस दिन एजियन के घर पुत्रों का जन्म हुआ, उसी दिन उसने भी एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया। उसके पुत्र भी आकार और रंग रूप में एक समान थे। वह स्त्री इतनी निर्धन थी कि पुत्रों को खिलाने और पालने के लिए
उसके पास कुछ नहीं था। उसका स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। ऐसे में उनका पालन पोषण उसके लिए असंभव था। इसलिए उसने एजियन से प्रार्थना की कि वह उसके पुत्रों को गोद ले ले। एजियन की पत्नी का मन पिघल गया। उसके आग्रह पर उसने गरीब स्त्री के पुत्र गोद ले लिए। एजियन ने अपने दोनों बेटों का एक ही नाम रखा था, एंटीफोलस। गोद लिए पुत्रों का भी उसने एक ही नाम रखा। वह उन्हें ड्रोमियो कहकर पुकारता था। इस प्रकार उसके पास 4 शिशु हो गए थे। एक बार व्यापार के सिलसिले में एजियन को दूसरे देश जाने का अवसर मिला। वह पत्नी और 4 बच्चों से बहुत प्रेम करता था। लंबे समय उसके बिना रहना उसके लिए असंभव था, इसलिए उसने उसे भी साथ ले लिया और जहाज़ पर सवार होकर दूसरे देश को चल पड़ा। कुछ महीनों की यात्रा के बाद उसे किनारा दिखाई देने लगा। एक दो दिन के बाद हम किनारे पर होंगे। उसके बाद जहाज़ का सारा माल बेचकर हम घर लौट जाएंगे। यह सोचकर एजियन मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। ऊंची उठती लहरें जहाज़ को निगल जाने के लिए बेचैन हो उठी। एक छोटा सा जहाज़ कब तक उनका सामना कर सकता था। देखते ही देखते उसका एक हिस्सा टूट गया। उसमें तेजी से पानी भरने लगा। यात्री समझ चुके थे कि जहाज़ कभी भी डूब सकता है, इसलिए जान बचाने के लिए वे छोटी छोटी नावें लेकर पानी में उतर गए। जहाज़ में सभी अकेले सफ़र कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा। केवल एजियन अपने परिवार के साथ पीछे रह गया। उसने जल्दी से लकड़ी के दो तीन फट्टों को जोड़कर 2 नावें तैयार की। तत्पश्चात उसने एक नाव में अपनी पत्नी, एक एंटीफोलस और एक ड्रोमियो को बिठा दिया। दूसरी नाव में वह शेष दोनों बच्चों को लेकर सवार हो गया। कुछ दूरी तक दोनों नावें साथ साथ तैरती रहीं, परंतु धीरे धीरे जल की तेज धाराओं के कारण वे विपरीत दिशाओं की ओर बहते हुए दूर निकल गईं। तभी एजियन को एक नाव दिखाई दी। उसमें सवार मल्लाहों ने उनकी पत्नी और बच्चों को अपनी नाव में चढ़ा लिया। उन्हें सुरक्षित देखकर एजियन के चेहरे पर असीम शांति दिखाई देने लगी। कुछ देर बाद एक दूसरी नाव में उसे और उसके बच्चों को भी बचा लिया, परंतु उस दिन के बाद से वे एक दूसरे से बिछुड़ गए। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। थक हार कर एजियन ने उनके मिलने की आशा छोड़ दी और अपना सारा ध्यान दोनों बेटों पर केंद्रित कर लिया। अब केवल वे ही उसके परिवार थे। समय बीतता गया। एंटीफोलस और ड्रोमियो बड़े हो गए। एक बार एंटीफोलस ने पिता से अपनी माता के बारे में पूछा। एजियन उन्हें अतीत में घटी घटना की जानकारी नहीं देना चाहता था, लेकिन बार बार पूछे जाने पर अंततः उसे सारी बात बताई। उसी दिन से एंटीफोलस ने अपनी माता और भाइयों को ढूंढने का निश्चय कर लिया। वह जोश में भरकर बोला, पिताजी, जब तक मैं अपनी माँ और भाइयों को ढूंढ नहीं लेता, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। वे जहाँ भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ कर रहूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस कार्य में सफल हो सकूं। एजियन अपनी पत्नी और 2 बच्चों को पहले खो चुका था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बेटों को अपने से दूर कर सके, परंतु एंटीफोलस जीत पर अड़ गया। अंततः विवश होकर एजियन को अपनी अनुमति देनी पड़ी। दूसरे ही दिन वह ड्रोमियो को साथ लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। दिन गुजरते रहे। एजियन उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी वे नहीं लौटे। एजियन का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता था। उससे नहीं रहा गया तो वह भी बेटों को ढूंढने निकल पड़ा। उन्हें खोजते खोजते वह एफेसस नगर में पहुंचा, जहां सिपाहियों ने उसे पकड़कर राजा के समक्ष पहुंचा दिया था। एजियन की कहानी सुनकर राजा की आंखों से आंसू छलक आए। दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति भाव विह्वल होकर उसे ही देख रहा था। राजा स्वयं को नियंत्रित करते हुए बोला, एजियन, मुझे दुख है कि भाग्य ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन ईश्वर क्या करना चाहता है इसे हम नहीं समझ सकते। मैं उससे प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा परिवार शीघ्र ही मिल जाए। एजियन, यद्यपि मैं कानून को नहीं बदल सकता, परंतु तुम्हें एक दिन की मोहलत अवश्य दे सकता हूँ। एक दिन में तुम जुर्माने का धन जुटाकर जमा कर दो।
उसके बाद मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। राजा के इस निर्णय से एजियन पर कोई असर नहीं हुआ था। वह शहर उसके लिए बिल्कुल अनजाना था। एक दिन तो क्या, वह एक महीने में भी 1,000 रुपये एकत्रित नहीं कर सकता था। यदि कोई उसे आवश्यक धनराशि दे देता तो भी उसे अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत हो रहा था। इसलिए इस दिन मैं उसने धन एकत्रित करने की अपेक्षा अपने पुत्रों को ढूंढना अधिक उचित समझा। वह महल से बाजार की ओर आ निकला। पुत्रों को ढूंढने की यह उसकी अंतिम कोशिश थी, इसलिए वह अपना पूरा जोर लगा देना चाहता था। उधर वर्षों पूर्व एजियन की पत्नी और पुत्रों को बचाकर मल्लाह एफेसस शहर में ले आए थे। वहाँ एक दयालु और परोपकारी धनवान ने बालकों को गोद ले लिया। उसने पुत्रों की तरह उनका पालन पोषण किया, खूब पढ़ाया लिखाया और उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा। युवा होने पर अपनी योग्यता के कारण शीघ्र ही वे सेना में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो गए। फिर एंटीफोलस ने वहीं की एक सुंदर और कुलीन लड़की के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार दोनों भाई एफेसस में ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पिता और भाई जीवित हैं, इस बात से वे पूरी तरह अनजान थे। संयोगवश जिस दिन एजियन को बंदी बनाया गया उसी दिन छोटा एंटीफोलस और ड्रोमियो भी भटकते भटकते एफेसस पहुंच गए। शहर में प्रवेश करते ही उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति को एफेसस में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के कारण पकड़ा गया है, लेकिन उन्होंने इसकी कल्पना तक नहीं की थी कि वह व्यक्ति उनका पिता होगा। कुछ दिन वहां ठहरने का निश्चय कर वे एक सराय में पहुंचे। सराय के मालिक ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने स्वयं को उसी शहर का नागरिक बताया। उसने रहने के लिए उन्हें एक कमरा दे दिया। कुछ देर विश्राम करने के बाद एंटीफोलस ने ड्रोमियो को आवश्यक वस्तुएं खरीदने बाजार भेजा। उसके बाद शहर की जानकारी पाने के लिए वह भी सराय से निकल पड़ा। तभी एंटीफोलस को ड्रोमियो दिखाई दिया। वह तेज तेज चलता हुआ उसकी ओर आ रहा था। एंटीफोलस सोच में पड़ गया कि उसे बाजार गए अभी थोड़ी देर हुई है, यह इतनी जल्दी कैसे लौट आया। उसने ड्रोमियो के थैले की ओर देखा, परंतु वह खाली हाथ था। यह देखकर वह क्रुद्ध हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे डांटता, ड्रोमियो बड़े कोमल स्वर में बोला, कप्तान साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए घर चलिए, आपकी पत्नी भोजन के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उसकी बात सुनकर एंटीफोलस चौंक पड़ा। फिर गुस्से से भरकर बोला, ड्रोमियो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरा विवाह ही नहीं हुआ तो पत्नी कहाँ से आ गई? ड्रोमियो, यह हंसी मजाक का समय नहीं है। मैं तुम्हें सामान लाने भेजा था, खाली हाथ क्यों लौट आए? इस बार ड्रोमियो चौंकते हुए बोला, मैं भला आपसे मजाक क्यों करूँगा? आपकी पत्नी भोजन के लिए बुला रही हैं, इसमें मजाक कहाँ से आ गया? आप किस सामान की बात कर रहे हैं? आपने कौन सा सामान लाने के लिए कहा था? अच्छा, अब तुम्हें यह भी याद नहीं कि मैंने तुम्हें क्या लाने के लिए कहा था? ड्रोमियो, बहुत मजाक हो गया। अब चुपचाप जाकर अपना काम निपटाओ और यह बार बार पत्नी पत्नी मत चिल्लाओ। मेरी कोई पत्नी नहीं है। एंटीफोलस ने वो झिड़कते हुए कहा। वास्तव में बड़ा ड्रोमियो था, जो छोटे एंटीफोलस को बड़ा एंटीफोलस समझ रहा था। इधर एंटीफोलस बड़े ड्रोमियो को छोटा ड्रोमियो समझकर उसे डांट रहा था। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के गलत समझ बैठे। एंटीफोलस का अजीब व्यवहार देखकर ड्रोमियो ने सोचा कि अवश्य कप्तान साहब अपनी पत्नी से लड़कर आए हैं, इसलिए गुस्से में है। लेकिन भाभी ने मुझे इन्हें लाने के लिए कहा है, इसलिए मैं इन्हें लेकर ही जाऊंगा। यही सोचकर वह उससे घर चलने की प्रार्थना करने लगा। आखिरकार एंटीफोलस चिढ़ गया और ड्रोमियो का हाथ पकड़ते हुए बोला, लगता है तेरे दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। यह जानते हुए भी कि अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, बार बार पत्नी पत्नी बोल रहा है। चल, पहले उस लड़की से मिलता हूँ जिसे तू मेरी पत्नी बता रहा है, उसके बाद उसे सीधा करूँगा। यह कहकर वह ड्रोमियो के साथ चल पड़ा। रास्ते में बाजार पड़ता था। उस समय वहाँ बहुत चहल पहल थी। इस भीड़ में एंटीफोलस और ड्रोमियो अलग अलग हो गए। एंटीफोलस ने इधर उधर देखा, लेकिन ड्रोमियो कहीं नहीं दिखाई दिया। तभी उससे छोटा ड्रोमियो टकरा गया। वह उसे डांटते हुए बोला, कहाँ चला गया था मुझे भीड़ में छोड़कर? चल, कहाँ लेकर चल रहा था तू मुझे? ड्रोमियो आंखें झपकाते हुए बोला, भूल गए क्या? आपने ही तो सामान लाने बाजार भेजा था और मैं आपको सराय में छोड़कर आया था।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एंटीफोलस का पारा ऊपर जा पहुंचा। ड्रोमियो, सराय से तुम मुझे यह कहकर लाए थे कि मेरी पत्नी खाने के लिए बुला रही है, और यहाँ आकर कह रहे हो कि तुम यहाँ सामान खरीदने आए हो। मुझे ऐसा बेहुदा मजाक पसंद नहीं है। मैंने कब कहा कि आपकी पत्नी बुला रही है? क्या मैं नहीं जानता कि अभी आप कुंवारे हैं? जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ड्रोमियो धीरे से बोला। इधर ये दोनों बाजार में उलझे पड़े थे। उधर कप्तान की पत्नी अपनी पति की प्रतीक्षा कर रही थी। ड्रोमियो अभी तक कप्तान साहब को लेकर नहीं आया था, यही सोचकर वह परेशान हो रही थी। जब समय अधिक हो गया तो वह स्वयं पति को घर लाने के लिए चल पड़ी। बाजार में पहुंचते ही उसने छोटे एंटीफोलस और छोटे ड्रोमियो को परस्पर बातें करते हुए देखा। वह उसे कप्तान समझ बैठी और पास आकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको भोजन के लिए बुलाया था, लेकिन लगता है आप कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हैं, इसीलिए बुलाने पर भी नहीं आए। एक युवती के मुख से अपने लिए पति शब्द सुनकर एंटीफोलस चौंक पड़ा। उस समय आसपास खड़े लोग उसी ओर देख रहे थे। एक अनजान युवती उसे पति पुकार कर, यह उसके लिए असहनीय था। वह क्रोध से भड़क उठा और तमकते हुए बोला, कौन हो तुम जो मुझे बार बार पति कहकर संबोधित कर रही हो? मेरी कोई पत्नी नहीं है। युवती पल भर के लिए हक्की बक्की रह गई, फिर संयत होते हुए बोली, आप चाहे कुछ भी कहें, परंतु इस सच को नहीं बदल सकते कि आप मेरे पति हैं। इस प्रकार बीच बाजार में झगड़ना उचित नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप मेरे साथ घर चलें, वहीं चलकर हम शांति से बात करेंगे। चलो ड्रोमियो, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। एंटीफोलस कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह सिर खुजलाते हुए सोचने लगा कि परदेश में वह बड़ी विकट स्थिति में फंस गया है। यह युवती स्वयं को उसकी पत्नी बता रही है। वह ड्रोमियो को भी उसकी पत्नी के पास चलने को कह रही है। मुझे किसी तरह इस स्त्री से स्वयं को बचाना होगा। इससे पहले कि वह कुछ कहे, पास खड़ा एक आदमी बोल पड़ा, साहब क्यों घर की बात बाजार में उछाल रहे हैं? अगर आपकी पत्नी से कोई गलती हो गई है तो घर जाकर उसे समझा दें। ऐसे नाराज़ होकर उसे अपशब्द कहना आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। कुछ और लोगों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। स्थिति और विकट हो गई। अभी तक तो केवल युवती ही उसके पीछे पड़ी थी, किंतु अब राह चलते लोग भी उसकी बात का समर्थन कर रहे थे। एंटीफोलस समझ गया कि यदि वह युवती के साथ नहीं गया तो मामला बिगड़ सकता है। वैसे भी वह परदेसी है, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। यह सोचकर उसने युवती के साथ जाने का मन बना लिया। युवती ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर की ओर चल पड़ी। एंटीफोलस भारी कदमों से उसके पीछे चल रहा था। ड्रोमियो भी उसके साथ था। घर पहुंचकर युवती ने एंटीफोलस को प्रेम से एक कुर्सी पर बिठाया और ड्रोमियो से बोली, जाओ तुम भी जाकर खाना खा लो, तुम्हारी पत्नी कब से भूखी प्यासी बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह कहकर वह एंटीफोलस के पास आकर बैठ गई और प्रेम भरी बातें करते हुए अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। वह अनमने मन से खाने का कौर गले के नीचे उतारने लगा। उधर ड्रोमियो जैसे ही रसोई घर पहुंचा, एक नौकरानी स्वामी स्वामी कहकर उससे लिपट गई। छोटा ड्रोमियो छिटक कर दूर खड़ा हो गया। डर से उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। सारा माजरा उसकी समझ से बाहर था। नौकरानी आश्चर्य से बोली, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मेरे लिपटने से तुम ऐसे छिटके जैसे किसी दूसरे की पत्नी को गले से लगाया हो। चलो अब चलकर खाना खा लो। बाहर एंटीफोलस चुपचाप खाना खा रहा था, इसलिए उसे भी भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह आसन जमाकर बैठ गया और लगा भोजन करने। इतनी देर में बड़ा ड्रोमियो घर लौट आए तथा दरवाज़ा खटखटाने लगे, परंतु किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर तक बाहर खड़े रहने के बाद बड़ा एंटीफोलस बोला, लगता है घर देर से आने के कारण बीवियां हमसे नाराज हो गई हैं, इसलिए उन्हें मनाने के लिए हमें कुछ उपहार ले आने चाहिए। ड्रोमियो ने उसकी बात का समर्थन किया और फिर वे दोनों वापस बाजार की ओर चल दिए। इधर भोजन करने के बाद छोटा एंटीफोलस और ड्रोमियो वहाँ से निकल भागने की बात सोचने लगे। थोड़ी देर बाद जब दोनों स्त्रियां गहरी नींद में सो गई तो वे धीरे से उठे और वहाँ से भाग निकले। अभी छोटा एंटीफोलस कुछ ही दूर गया था कि मार्ग में उससे एक सुनार टकरा गया। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आया और एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोला,
लीजिए कप्तान साहब, अपनी अमानत संभालिए। मैं इसे देने आपके घर जा रहा था, अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए। यह रत्न जड़ित सोने का हार आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगा। आप इस हार की कीमत दुकान पर ही भिजवा देना। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। एंटीफोलस हैरान सा खड़ा हुआ था। बार बार उसके दिमाग में सुबह से घटित होने वाली घटनाएं घूम रही थी। वह इस शहर में पहली बार आया था, लेकिन हर कोई उसके साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो उसे वर्षों से जानता हो। सुनार भी बिना किसी जान पहचान के उसे इतना कीमती हार सौंप गया था। तभी वहाँ से एक बुढ़िया गुजरी। वह छोटे एंटीफोलस को आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे ही कारण मेरा बेटा निर्दोष साबित होकर जेल से छूटा है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बुढ़िया के जाने के बाद वहाँ एक युवक आया और बड़े प्रेम से उसके साथ मिला। वह युवक भी उसके साथ परिचितों जैसा व्यवहार कर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने आकर उसे अपने पुत्र की शादी का निमंत्रण पत्र थमाया और परिवार सहित विवाह में आने के लिए कहा। एक अन्य व्यक्ति उसे मोहरों की थैली पकड़ाते हुए बोला, कप्तान साहब, आपने वक्त पर मेरी सहायता कर मुझे उबार लिया। आज मैं जो कुछ हूँ आपके कारण हूँ। यह लीजिए आपका धन, स्वीकार कीजिए। यह सब क्या हो रहा है? एंटीफोलस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वास्तव में बड़ा एंटीफोलस इसी शहर में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ था, इसीलिए शहर के लगभग सभी व्यक्ति उसे अच्छी तरह से जानते थे। छोटा एंटीफोलस बिल्कुल अपने भाई जैसा था। यही कारण था कि लोग उसे कप्तान साहब समझ रहे थे। अभी वह कुछ ही कदम चला था कि एक लड़की उसके पास आकर लाड करते हुए बोली, भैया, आपने मेरा हार बनवा दिया। लाओ, कहाँ है हार? मैं बड़ी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओह, तो इस डिब्बे में है मेरा हार। जैसे ही लड़की उसके हाथ से डिब्बा लेने लगी, एंटीफोलस गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने उसका हाथ छिटक दिया और खींचते हुए बोला, मैं कल ही इस शहर में आया हूँ और एक दिन में मेरे इतने रिश्तेदार पैदा हो गए। कोई खुद को मेरी पत्नी बताती है तो कोई बहन। सच सच बताओ, कौन हो तुम? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सब मिलकर मुझे ठग लेना चाहते हो। यह कहकर एंटीफोलस वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लड़की ने सोचा कि किसी सदमे के कारण उसका भाई उसे नहीं पहचान पा रहा है। वह उसी समय तेजी से घर की ओर भागी। वहां पहुंचते ही उसने भाभी को रोते हुए बताया, भाभी, भैया पागल हो गए हैं। उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तुम यह क्या कह रही हो? कहाँ मिले तुम्हें कप्तान साहब? शायद तुम ठीक कह रही हो, उन्होंने मुझे भी पहचानने से इनकार कर दिया। ना जाने कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। बार बार कह रहे थे कि मैं इस शहर में नया आया हूँ। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? कप्तान की पत्नी दुखी स्वर में बोली। भैया अभी अभी बाजार की ओर गए हैं, आप जल्दी से जाकर उन्हें घर ले आए। कहीं पागलपन में वह कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। कप्तान की पत्नी उसी समय बाजार की ओर दौड़ पड़ी। उस समय बड़ा एंटीफोलस उपहार खरीदने के लिए सुनार की दुकान पर पहुंचा और हार दिखाने के लिए कहा। सुनार हंसते हुए बोला, कप्तान साहब, लगता है आप आजकल कुछ ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। मैं आपको अभी हार दिखाता हूँ, परंतु पहले पिछला उधार चुका देते तो ठीक रहता। पिछला उधार? किस उधार की बात कर रहे हो? मैंने कौन सी चीज़ तुमसे उधार ली है? कप्तान ने आश्चर्य से भर कर पूछा। इतनी जल्दी भूल गए? थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आपको रत्नजड़ी सोने का हार थमाया था। थोड़ी देर पहले? क्या बात कह रहे हो तुम? आज यह हमारी पहली मुलाकात है। तुमने ज़रूर किसी और को हार पकड़ा दिया होगा। मैं आज सुबह इस ओर आया ही नहीं, कप्तान ने पुनः कहा। कप्तान साहब, ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। मैंने खुद आपको वह हार दिया था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इस बार सुनार उत्तेजित हो गया था। धीरे धीरे दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। अंततः बात थाने तक पहुंची। थानेदार ने दोनों को जेल में डाल दिया। उधर कप्तान की पत्नी उसे खोजती हुई सुनार की दुकान पर पहुंची। वहां उसे पता चला कि उसके पति को पुलिस पकड़ कर ले गई है। वह उसी क्षण थाने जा पहुंची और थानेदार से बोली, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है। वे कोई अपराध नहीं कर सकते। अवश्य अनजाने में उनसे कोई भूल हो गई होगी। वैसे भी आज सुबह से वे अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें पागलपन का दौरा पड़ा है। आप उन्हें छोड़ दें, जैसे मैं उनका इलाज करवा सकूं। थानेदार को उसकी बातों पर विश्वास हो गया और उसने कप्तान को पागल समझकर छोड़ दिया। घर आकर कप्तान की पत्नी ने नौकरों से कहा, कप्तान साहब को इसी समय रस्सी और जंजीरों से बांधकर कमरे में बंद कर दो।
ये पागल हो गए हैं, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर इनका इलाज करवाती हूँ। एंटीफोलस चीख चीख कर कहता रहा कि वह पागल नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उसे कमरे में बंद करके कप्तान की पत्नी डॉक्टर को लेने चली गई। जब वह डॉक्टर को लेकर घर लौट रही थी तो बाजार में उसे छोटा एंटीफोलस दिखाई दिया। उसने समझा कि किसी तरह खुद को छुड़ाकर वह घर से भाग आया है। डॉक्टर साहब, वे रहे मेरे पति, वे रहे मेरे पति। फिर उसे वह पुकारते हुए दौड़ पड़ी। कप्तान साहब, कप्तान साहब। एंटीफोलस ने जब आवाज़ की दिशा में देखा तो उसे कप्तान की पत्नी दिखाई दी। उसे अपनी ओर आते देख उसके होश उड़ गए। वह समझ गया कि यह स्त्री फिर उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले जाएगी। अतः उसने आओ देखा न ताओ सिर पर पैर रखकर विपरीत दिशा की ओर भाग लिया। उसे भागते देख कप्तान की पत्नी चिल्लाई, पकड़ो उन्हें, भगवान के लिए पकड़ो उन्हें, ये पागल हैं। छोटा एंटीफोलस अपने लिए पागल सब सुनकर घबरा गया। वह तेजी से भागता हुआ एक मंदिर में जा छिपा। मंदिर में एक पुजारिन थी। एंटीफोलस ने उसे अपनी सारी कहानी संक्षेप में बताकर सहायता करने की प्रार्थना की। उसने यह भी बता दिया कि एक चालाक औरत ज़बरदस्ती उसे अपना पति बनाकर घर ले जाना चाहती है। वह पुजारिन के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, इस दुष्ट औरत से मेरी रक्षा करो। माँ सब सुनते ही पुजारिन के मन में प्रेम और ममता का सागर उमड़ आया। उसने एंटीफोलस के सिर पर हाथ और फेरा और स्नेह भरे स्वर में बोली, डरो मत बेटे, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम पास वाले कमरे में जाकर छिप जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वह शीघ्रता से साथ वाले कमरे में छिप गया। तभी मंदिर में कप्तान की पत्नी आई और हाँफते हुए बोली, माँ, मेरे पति इसी ओर आए हैं, आपने उन्हें जरूर देखा होगा, कृपया बताएं कि वे कहाँ हैं। उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, मैं उन्हें घर ले जाना चाहती हूँ। पुजारिन उसे समझाते हुए बोली, बेटी, वह तुम्हारा पति नहीं है, अवश्य तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं उसे तुम्हारे हवाले कभी नहीं कर सकती। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। परंतु कप्तान की पत्नी अड़ गई। बिना पति के लिए वह वहाँ से नहीं लौट सकती थी। उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। उसका रोना सुनकर वहाँ भीड़ लगने लगी। लोग दबी जुबान में तरह तरह के सवाल करने लगे। इस प्रकार पूरे नगर में हड़कंप मच गया था। उधर राजा द्वारा एजियन को दी गई समय सीमा समाप्त हो गई थी। उसने अभी तक जुर्माना नहीं दिया था, अतः राजा ने उसे फांसी पर लटकाने का निश्चय कर लिया। लेकिन वहाँ का नियम था कि राजा फांसी घर जाकर ही फांसी देने की सज़ा सुनाता था। शहर का एकमात्र फांसी घर उस मंदिर के पास ही बना हुआ था जहाँ पुजारी और कप्तान की पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। जमा लोग इस तमाशे का आनंद ले रहे थे। घर पर बड़ा एंटीफोलस भी नौकरों की आंखों में धूल झोंकर भाग निकला था। नौकर उसका पीछा कर रहे थे, अतः वह मंदिर के बाहर खड़ी भीड़ में जा छिपा। तभी कप्तान की पत्नी की नज़र उस पर पड़ी। उसने उसे पकड़ लिया और प्रसन्न होकर बोली, मुझे मेरे पति मिल गए हैं, मुझे मेरे पति मिल गए हैं। एंटीफोलस को बाहर देखकर पुजारिन भी आश्चर्यचकित रह गई। उसने उसे कमरे में छिपाया था और बाहर आने वाले रास्ते पर वह खड़ी थी। फिर वह बाहर कैसे आ गया, यह सोचकर उसका चेहरा पसीने से भर उठा। वह तेजी से अंदर गई और छोटे एंटीफोलस को लेकर बाहर आ गई। उसे देखते ही आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह गए। कप्तान की पत्नी कभी अपने पति को देखती तो कभी पुजारिन के साथ खड़े एंटीफोलस को। उसका चेहरा घबराहट और आश्चर्य से भर गया था। दो अपरिचित व्यक्तियों के चेहरे, रंग, रूप और कद काठी एक कैसे हो सकती है? सभी इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो रहे थे। तभी राजा का काफिला उस ओर आ निकला। सबसे आगे कैदी की वेशभूषा पहने एजियन चल रहा था। छोटा एंटीफोलस उसे देखते ही पहचान गया और दौड़कर उसके गले से लग गया। पुत्र को देखकर एजियन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बड़ा एंटीफोलस दूर खड़ा था, सब देख रहा था। चूंकि बचपन से उसने पिता को नहीं देखा था, इसलिए वह उसे नहीं पहचान सका। पिता पुत्र के इस मिलन को देखकर राजा सारी बात समझ गया। उसने कप्तान एंटीफोलस को बुलाया और उसे एजियन की सारी कहानी सुनाई। अब कप्तान एंटीफोलस भी भावुक हो उठा और आगे बढ़कर पिता के गले से लग गया। तभी पास खड़ी वृद्धा पुजारी रोते हुए बोली, स्वामी, आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद मेरे पुत्र भी मुझसे दूर हो गए। मैं आपकी अभागी पत्नी तभी से आपके वियोग में तड़प तड़प कर दिन गुजार रही थी। इतने वर्षों बाद पत्नी को देखकर एजियन की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी दोनों ड्रोमियो भी वहां आ गए। एजियन और उसकी पत्नी ने उन्हें भी प्यार से गले लगा लिया। इस प्रकार एजियन को उसकी पत्नी और चारों पुत्र
एक साथ मिल गए। इस बीच कप्तान की पत्नी भी सारी बात समझ चुकी थी। उसने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उनमें जो गलतफहमी हुई थी वह दूर हो गई। फिर कप्तान एंटीफोलस ने राजा से प्रार्थना की कि वह पूरा जुर्माना भरने को तैयार है, लेकिन उसके पिता को छोड़ दिया जाए। लेकिन राजा ने बिना जुर्माना लिए एजियन को मुक्त कर दिया। इसके बाद वह पूरा परिवार सुखपूर्वक एक साथ रहने लगा।